नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। उत्तरकाशी सड़क हादसे में 25 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यमुनोत्री हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 25 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा अभी तक 22 था। 3 लोगों की और जान गई है। यमुनोत्री हाईवे पर बस खाई में गिरी है। जो भाई बहन नहीं रहे उनको लाने की व्यवस्था करेगी। हमारी प्राथमिकता है जो घायल है उनका उपचार ठीक हो जाए। उनके उपचार में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भाई बहन नहीं रहे उनको ससम्मान परिवार से चर्चा करके हम वापस लाने का इंतजाम करेंगे। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। जो गंभीर रूप से घायल है उनके इलाज के साथ साथ 50,000 रुपया घायलों के परिजनों को दिए जाएंगे। सारी व्यवस्था बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब ऐसा हादसा हो तो मैं भोपाल में चैन से सो नहीं सकता और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं स्वयं अभी रात को देहरादून रवाना हो रहा हूं। मेरे साथ मंत्री विजेंद्र सिंह भी जाएंगे जो यहां उपलब्ध हैं। डीजीपी, होम सेक्रेटरी और मेरे जो योगेश चौधरी ओएसडी है, सारी उच्च स्तरीय टीम अफसरों की यहां से मेरे साथ जा रही है। मैं स्वयं भी और ये टीम भी यथासंभव जो व्यवस्था हो सकती है राहत पहुंचाने के लिए, उस व्यवस्था में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं जिन परिवारों के भाई और बहन चले गए हैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि वो धैर्य रखें। मैं स्वयं जा रहा हूं। जो नहीं रहे उनको ससम्मान वापस हम घर लेके आएंगे और उनके साथ घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं परिवारों से कि जो चले गए उनको मैं नहीं ला सकता, लेकिन बाकी हर संभव व्यवस्था करूंगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। क्योंकि ये जो यात्री हैं जिनकी जान गई है, 25 लोगों की मौत हुई है, ये सभी लोग मध्य प्रदेश के पन्ना के निवासी थे। तो आपने सुना शिवराज सिंह चौहान का कहना है मुआवजे के तौर पर जो घायल हैं उनके परिवार वालों को और जिन परिवार के लोगों की जान गई है उनको राशि दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो खुद देहरादून जा रहे हैं। उनका कहना था कि इतना बड़ा हादसा अगर देहरादून में हुआ है तो ऐसे में वो खुद बतौर मुख्यमंत्री भोपाल में नहीं सो सकते, इसलिए वो खुद अपने एक मंत्री के साथ देहरादून पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने विश्वास दिलाया है उन लोगों को, उन लोगों के परिवार को जिनके साथ यह हादसा हुआ कि हर संभव मदद मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी सड़क हादसे में 25 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यमुनोत्री हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 25 लोगों की जान चली गई। यह आंकड़ा पहले 22 था, 22 से बढ़कर 25 हो गया। हादसे में अभी तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। कंट्रोल रूम सीएम धामी भी पहुंच चुके हैं। एक ट्वीट भी उनकी ओर से किया गया है। परिवार वालों को सांत्वना और जिन लोगों की जान गई है उनको श्रद्धांजलि दी है। कंट्रोल रूम पहुंचे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और खुद पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले पर कमान संभाल ली है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कंट्रोल रूम में खुद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और वहां पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ा हादसा है, 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जानकारी ये सामने आई थी कि 28 से 29 लोग उस बस में सवार थे, जिसमें कि आप अंदाजा लगाइए 25 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। क्या कुछ कहा पुष्कर सिंह धामी ने, वो भी सुनिए। अभी तक 25 लोगों की जो है मृत्यु का समाचार मिला है। हमारी तरफ से सभी बचाव के राहत के सभी कार्य किए जा रहे हैं। डीएम और एसपी दोनों को मौके पर भेजा गया है, दोनों मौके पर है। माननीय गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ की टीम भी वहां भेजी है। एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई है
जो भी बचाव के काम है, चूँकि डामटा ऐसी जगह है जो बीच में पड़ता है, देहरादून और उत्तरकाशी के बीच में, देहरादून से ज़्यादा बचाव के आसान है, इसलिए यहाँ के मैक्स हॉस्पिटल और हमारे एम्स ऋषिकेश और जो भी अस्पताल हैं उन सभी को पहले से ही जो है बता दिया है कि जो भी बचाव के काम हो सकते हैं वो किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उनका भी फ़ोन आया है और लगातार हम लोग संपर्क में, जो भी जरूरी बचाव के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब की जा रही हैं। जो हादसे में लोग मारे गए हैं, 25 जो लोग मारे गए हैं उसमें जिनकी जान गई है उनके बेटे गोविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे गोविंद जी, आपको मेरी आवाज? धीरज रखिए, अपने आप को संभालिए। क्या बात कर पाएंगे आप अभी गोविंद कटेरा जी? गोविंद जी हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। बहुत बड़ा हादसा है, बुरा हादसा है। आपने अपने पिता को खोया है। चलिए, वो संपर्क उनसे टूट गया है, फोन उन्होंने काट दिया है और जाहिर सी बात है अगर पिता की जान गई है इस तरीके के हादसे में तो पुत्र की कुछ भी कहने की इस वक्त हिम्मत नहीं होगी। फोन पर जुड़े लेकिन सिर्फ रोते हुए उनकी आवाज सुनाई दी, बात वो नहीं कर पाए। तो आपको बता दें 25 लोगों की जान जा चुकी है। यमुनोत्री हाईवे पर सड़क हादसा हुआ, हादसे में 25 लोगों की मौत की खबर है। बस खाई में गिरी यमुनोत्री हाईवे पर और उसके बाद लोगों की जान चली गई। 22 लोगों का यह आंकड़ा जो अब बढ़कर 25 हो गया है। जो अभी तक जानकारी आई उसके मुताबिक 28 से 29 लोग बस में सवार थे। कुछ लोग गंभीर हालत में भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों की तरफ से मदद दी जा रही है। राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल ली है, कंट्रोल रूम पहुंचे हैं और वहां पर अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। अभी हमने मुख्यमंत्री को भी सुना, उनका कहना था डीआईजी और एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही डीएम भी मौके पर पहुंच चुके हैं और वहां पर स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 25 लोगों की जान जा चुकी है। यमुनोत्री हाईवे पर बस खाई में गिरी और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। एक एक कर लोगों की जान जाती जा रही है। हादसे में जो लोगों की मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले ये सभी लोग थे जिनकी जान गई है। परिवार वालों को और जो लोग घायल हैं उनको मुआवजे की बात मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कही जा रही है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी ओर से भी कहा जा रहा है हर संभव मदद दी जाएगी। आपको बता दें पीएमओ ने 2 लाख आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री ने रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उत्तराखंड में दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए पीएम एनआरएफ की ओर से 2-2 लाख रुपए, घायलों को रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 50-50 हजार रुपए प्रत्येक जो घायल हैं उनको दिए जाएंगे। 2-2 लाख रुपए उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके परिवार से किसी सदस्य की जान इस हादसे में गई है। तो आपको बता दें सरकार की ओर से तमाम राहत बचाव का काम किया जा रहा है। मौके पर डीएम पहुंच चुके हैं, एसपी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले का संज्ञान ले चुके हैं, पूरी कमान संभाल ली है, कंट्रोल रूम पहुंच चुके हैं। उधर सीएम धामी ने ट्वीट कर दुख भी जताया है। ट्वीट में क्या लिखा वो भी आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी के पुरौला में डामटा के पास एक यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ। सूचना के प्राप्त होते ही जिला प्रशासन की तेजी से राहत और बचाव कार्य हेतु निर्देशित किया गया है। ये पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। साथ ही साथ इस ट्वीट पर हादसे पर दुख जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देने की बात भी कही है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। तो यह ट्वीट पुष्कर सिंह धामी ने किया है। आपको बताएं इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा, उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव
सहायता में जुटा हुआ है। ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। लिखा है, उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस के खाई में गिरने की दुखद सूचना मिली। इस पर मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात की है। स्थानीय प्रशासन व एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ भी शीघ्र वहां पर पहुंच रही है। ये ट्वीट अमित शाह ने किया है। अजीत सिंह राठी, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत जी, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जी गुंजन, देखिए बहुत ही दुखद हादसा है और जिस समय ये हुआ तो यहाँ पूरे जब प्रशासन को इस बात की सूचना मिली है कि गंगा ने चारधाम यात्रा में आए यात्रियों की जो श्रद्धालुओं की जो बस खाई में गिर गई थी, इसकी सूचना देने का काम किया और उन तक पहुंचाने का काम किया जिन तक जानकारी हो जाए, जिनके कोई परिजन भी इस बात की जानकारी ले लें। अभी तो उसी समय से शोक संवेदनाओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री ने इधर राहत कार्यों के खुद निगरानी शुरू कर दी है। उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम में आकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर मुख्य सचिव सुखबीर सिंह सत्तू ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम और एसपी को पूरी तरह से वहां पर भेजकर, एसडीआरएफ भेजकर स्थिति को नियंत्रण में करने और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के आदेश। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सूचना मिल रही है कि वो अपने अधिकारियों की टीम के साथ, चूंकि जितने भी श्रद्धालु थे गुंजन, वो सब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे। पन्ना जिले के कुछ आसपास के जो जिले हैं वहाँ के रहने वाले थे। तो इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी सूचना मिल रही है कि वो अपनी एक अधिकारियों की टीम के साथ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो वो ये तमाम मतलब बिल्कुल अजीत जी, आप नजर बनाकर रखिएगा। एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कानपुर हिंसा के बाद पुलिस ने उपद्रव स्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च किया, जिससे फिर से कोई अनहोनी ना हो। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के साथ शांति व्यवस्था और अमन चैन कायम रखने के लिए पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से बात की हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। कानपुर पुलिस सड़क पर है और शांति व्यवस्था कैसे कायम रहे, इसको इंश्योर करने के लिए पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं। आप लगातार रूट मार्च कर रहे हैं, क्या शांति व्यवस्था की स्थिति? सामान्य है, पूरा ट्रैफिक चल रहा है। नॉर्मली दुकानें खुली हुई हैं, आम जनता में कॉन्फिडेंस है और सब रूटीन से चल रहा है। कल से ही ये सारा चल रहा है। किन इलाकों का आप गश्त करके आ रहे हैं? ये हम लोग पूरा इसके अंदर जो बेकनगंज एरिया क्षेत्र है, नई सड़क है, रिजवी रोड है, इन्हीं सभी पर हमको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो फोर्स देखा जा रहा है। सब कुछ नॉर्मल? जी बिल्कुल सामान्य है। अपने अधीनस्थों के साथ पुलिस कमिश्नर कानपुर विजय सिंह मीणा फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लगातार ये इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये रूट मार्च किए जाते हैं। वहीं कानपुर में शुक्रवार 3 जून को हुई हिंसा के आरोप में कल गिरफ्तार किए गए हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा है। आज कानपुर हिंसा के 5 आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। हालांकि पुलिस की तरफ से आरोपियों की रिमांड की मांग की गई थी, जिस पर सीजेएम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। आज जिन 5 आरोपियों को सीजेएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत पर भेजा है, उनमें कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी और बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा जफर हयात भी शामिल है। वहीं इस मामले में आज 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद कानपुर हिंसा मामले में अब तक 29 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। अब तक कानपुर हिंसा से जुड़े 350 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें खंगाली जा रही हैं और उसी के आधार पर बवाल और अशांति फैलाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई भी की जा रही है, जिसमें बहुत से नाबालिग भी शामिल हैं जो 3 जून को पथराव और बवाल करते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते अलीगढ़ में हिंदू महासभा के मुख्यालय आजाद भवन पर कार्यकर्ताओं ने खून से राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, जिसमें जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इस दौरान हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पूजा शकुन पांडे उर्फ महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती व राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे मौजूद थे। दीवारों पर विवादित स्लोगन भी लिखकर कार्यकर्ताओं ने चिपकाए हुए थे। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ने ज्ञापन के रूप में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अपर सिटी मजिस्ट्रेट कुंवर बहादुर सिंह को पत्र लिखकर सौंपा।
जुम्मे के दिन को इन्होंने आतंकी दिवस बना दिया है। जुम्मे के दिन के बाद ये लोग एकत्र होते हैं, इबादत के नाम पर भीड़ एकत्र करना और ऐसी तस्वीरें देना जिसके माध्यम से उपद्रव करना, आगजनी करना, छेड़छाड़ करना और दूसरे धर्म के लोगों का कत्लेआम करना, ये इनकी हॉबी बन चुकी है। दे हैव बिकम हैबिचुअल। उसकी हमने मेंशनिंग की है कुछ घटनाक्रमों की। आज़ादी से पहले से लेकर और आज़ादी के बाद तक ऐसे सैकड़ों घटनाक्रम है जो जुम्मे की नमाज के बाद ही हुए हैं। तो ऐसे में हमने महामहिम को पत्र लिख करके सामूहिक नमाज पर बैन लगाने की, प्रतिबंध लगाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को निष्कासित करने के फैसले को सपा सांसद एसटी हसन ने इसका स्वागत किया। सांसद ने कहा कि इस देश को प्यार मोहब्बत से मिलकर गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाते हुए देश को बुलंदियों पर ले जाना है। डॉक्टर एसटी हसन साहब है। हसन साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने दोनों नेताओं को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। देखिए, अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इनको अगर उन्होंने 6 साल के लिए निकाल दिया है, क्योंकि जाहिर है, मैं तो यही कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। ये ऐसा मामला है कि तमाम दुनिया में इस हमारी इमेज ही नहीं ख़राब होती, बल्कि हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की ज़बरदस्त दिलासारी होती है। उधर भाजपा ने भी विधान परिषद के लिए प्लान तैयार कर लिया है। भाजपा क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाने में जुटी हुई है। इससे पहले 2 जून को भाजपा की कोर कमेटी की बैठक भी हुई। इस दौरान कुछ नामों पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। दरअसल पार्टी पश्चिम से पूरब तक क्षेत्रीय संतुलन बनाने में जुटी हुई है। इस बार पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को मौका दिया जा सकता है। उधर योगी मंत्रिमंडल में शामिल संत मंत्रियों को विधान परिषद भेजा जाना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में 3 जून शुक्रवार को क्या हुआ, ये पूरे देश ने देखा। किस तरह कानपुर में जुमे की नमाज के बाद उमड़ी भीड़ ने बेकनगंज और परेड और यतीम खाना इलाके में हिंसा, उपद्रव और पथराव किया। लेकिन विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव कानपुर में पथराव करने वालों और हिंसा फैलाने वालों के बचाव में उतर आए। लाल बिहारी यादव ने कहा कि कानपुर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रदर्शनकारी संवैधानिक अधिकारी के तहत ही धरना प्रदर्शन और दुकानें बंद करवा रहे थे। जबकि कानपुर में शुक्रवार को किस तरह उपद्रवियों ने जगह जगह हिंसा फैलाई और पत्थर बरसाए, ये सब ने देखा। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कानपुर हिंसा पर कैसे उपद्रवियों का बचाव किया। कानपुर के दंगे के विषय में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा विवादित बयान दिया गया और नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से दुकान बंद करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, जो लोकतंत्र में हथियार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसके तहत वो काम कर रहे थे। जो है इसमें सारा दोष तो नुपुर शर्मा का है। वहीं कानपुर हिंसा के बाद शुरू हुई कार्रवाई पर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासत शुरू हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव सिर्फ ने कहा है कि कानपुर हिंसा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। लाल बिहारी यादव ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ यूपी सरकार की कार्रवाई एक तरफा है। देखिए, कानपुर दंगा को जो है एक तरफा कार्रवाई जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो है सरकार कर रही है। जिसका दोष है, जिसने सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए जो है असंसदीय टिप्पणी किया, बयान दिया, जिससे वह यह विवाद फैला, FIR उसके खिलाफ होनी चाहिए। वहीं यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आज बुंदेलखंड के जिले ललितपुर के दौरे पर थे, जहां सड़क सुरक्षा अभियान पड़ताल करने खुद सड़क पर उतरे और निरीक्षण के दौरान एक पिकअप वैन को रुकवा दिया। दरअसल परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जिस पिकअप वैन की जांच के लिए उसको रुकवाया था, उसमें 3 या 4 लोग नहीं बल्कि हादसे को न्योता देकर सफर कर रहे कुल 33 लोग सवार थे। इसके बाद सभी को पिकअप वैन से उतारा गया। वहीं एटा जनपद में योगी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा। अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। इसी क्रम में एटा जनपद में कोतवाली देहात क्षेत्र के गिलोआ गांव में स्थित पूर्व नगर पालिका परिषद एटा के अध्यक्ष राकेश गांधी के स्कूल श्री चंदा स्वामी हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। आरोप है कि अवैध रूप से बंजर जमीन पर कब्जा कर स्कूल के भवन का एक हिस्सा बनाया गया, जिसको बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया।
मैं यहाँ खड़ा हूँ एटा जनपद में घिलौआ गांव में। यहाँ आप देख सकते हैं कि योगी का बुलडोजर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और ये है श्री चंद्रा स्वामी हायर सेकेंडरी स्कूल। प्रशासन का कहना है कि इसमें 1.5 बीघा ज़मीन में, बंजर की ज़मीन में अवैध कब्जा करके ये भवन बनाया गया है। और ये देखिए चेयरमैन नगर पालिका परिषद भी यहाँ आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। औरैया जिले में एक गांव में तालाब की खुदाई के दौरान 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति मिली है। जिलाधिकारी ने इस मूर्ति के मिलने की पूरी जानकारी पुरातत्व विभाग को दी है। हालांकि इस मूर्ति में कुछ लोग सूर्य भगवान की मूर्ति को मान रहे हैं तो कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बता रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि ये हर्षवर्धन के जमाने की मूर्ति लग रही है, क्योंकि कन्नौज से भी कई बार खुदाई के दौरान ऐसी ही मूर्तियां मिली है। हालांकि खुदाई में मिली प्राचीन मूर्ति को प्रधान के घर पर अभी सुरक्षित रखवा दिया है और पुरातत्व की टीम के आने का इंतजार हो रहा है। मूर्ति देखने से तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये पुरातत्व के लोग ही बता पाएंगे कि मूर्ति किस देवता की है या किस रूप में है। ये उसी के बाद पूरी जानकारी आ पाएगी। मूर्ति पत्थर की है या किसी और चीज़ की है? मूर्ति देखने से तो पत्थर की ही प्रतीत हो रही है और इसकी पुरातत्व विभाग से जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मूर्ति कितनी प्राचीन है, किस पदार्थ की बनी हुई है, किस मैटर की है। ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टेहुत गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत जो हम लोग तालाब खुदाई करा रहे हैं, उसमें उस गांव में भी एक तालाब की खुदाई हो रही थी, जिसमें नीचे 1-2 मूर्तियां यद्यपि पूरी नहीं है, थोड़ी बहुत खंडित हैं कहीं कहीं से, वो मिली। तो लोगों ने, ग्रामीणों ने हम लोगों के संज्ञान में लाया। तो पहले तो वहाँ प्रधान के यहाँ उसको सुरक्षित रखवा दिया। अब हम उसको थाने में रखवा रहे हैं और हम पुरातत्व विभाग को सूचना दे रहे हैं कि वो आकर के देखें। अगर वो ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, धरोहर लायक हैं, तो हम पुरातत्व विभाग को दे देंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल घोषित होगा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। 10वीं और 12वीं बोर्ड का कल रिजल्ट आना है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शाम 4 बजे रिजल्ट घोषित करेंगे। 2 साल कोरोना की वजह से जो एग्जाम्स है वो सही ढंग से नहीं हो पाए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू ही बच्चों को पास किया गया। ऐसे में इस बार बच्चों ने स्कूल जाकर या फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचकर एग्जाम दिया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट कल आना है। इंतजार कल शाम 4 बजे का है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शाम 4 बजे कल रिजल्ट घोषित करेंगे। इस साल उत्तराखंड में 28 मार्च से 19 अप्रैल तक हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य में दोनों परीक्षाओं के लिए 1333 केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान 10वीं के 1,29,778 छात्रों ने परीक्षा दी और 12वीं के 1,13,164 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।